इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, बेसिकली हर एक एलिमेंट का अपना पोटेंशियल होता है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बेसिकली गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट की कितनी टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के हमें तरीके पता है। On the basis of standard hydrogen electrode, we can easily able to calculate the standard electrode potential of any element. किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप SHE की मदद से बहुत आराम से निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रली हम कितना मान के चलते हैं, 0, और उसकी मदद से हम बाकी एलिमेंट्स का पोटेंशियल निकाल के चलते हैं। तो यहाँ जितने एलिमेंट्स के पोटेंशियल हमें सीरीज में गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितने भी एलिमेंट्स के जो पोटेंशियल आपको दिए गए हैं वो सब SHE के बेसिस पे निकाल के दिए गए हैं। अब जितने पोटेंशियल्स आपको दिए गए हैं वो सब आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं। ये पॉइंट आपको नोटिस करके रखना है दैट ऑल पोटेंशियल गिवन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, देखो पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी, किसके पास कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है काम करने की, दैट इज पोटेंशियल। अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पोटेंशियल रखता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पोटेंशियल रखता है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब एक मेटल की रॉड, उस मेटल की रॉड का कितना पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर वो गेन करेगा। तो दैट इज व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। जैसे सपोज करो दिस इज मेटल और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल आएगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसी के बाद आता है आपका एक रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी अगर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये प्रोसेस में हुआ है लॉस और इस प्रोसेस में हुआ है गेन, तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा आपका दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो दो पोटेंशियल्स होते हैं हमारे पास, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अब यहाँ पर आपको जो सीरीज दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हर एलिमेंट का एक पोटेंशियल गिवन है आपको, उसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव में है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में है। लेकिन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब सबने इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके, सबने इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो वैल्यू शो करी है वो वैल्यू आपको वहां पे मेंशन हो रखी है। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फायदा ये है कि आप इससे किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना ज्यादा स्टेबल है या कितना कम स्टेबल है। दोबारा, कोई भी एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना ज्यादा स्टेबल है या कितना कम स्टेबल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद ले सकते हो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको जनरली क्या एक्सप्लेन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी है एलिमेंट की, वो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ उस एलिमेंट के लिए 3 चीजें डिस्कस करनी होगी। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इज सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड थर्ड इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो बदले में एनर्जी देनी पड़ती है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
सब्लिमेशन का मतलब है किसी भी एलिमेंट को उसके गैस स्टेट में भेजना है, तो तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तब वो हीट को रिलीज करता है, जितनी अमाउंट वो हीट रिलीज कर रहा है उसी को बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन तीन फैक्टर्स में से ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, लेकिन ये दोनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी। अब जैसे मान लो ये वैल्यू है 2, ये है 4 और ये है आपकी वैल्यू -5, तो ये आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी +1। अब दो वैल्यूज पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आंसर पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर मान लो यही वैल्यू 10 हो जाए, अभी तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी है, -5, ये 2, ये 4, ये -5, तो आंसर +1 आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मान लो ये 2 है, ये 4 है और ये -10 हो जाए, तो अब आंसर कितना आएगा, -4। तो अब यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या है, सब्लिमेशन क्या है और हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, आयनाइजेशन सब्लिमेशन ज्यादा है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अब ये मोर पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस पॉजिटिव, लेस नेगेटिव, ये आपको ये जो ट्रेंड है इसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की, वो उसकी अपनी मर्जी है। दूसरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिखा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, रिडक्शन दिखा रहा है तो गेन करेगा। तीसरा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पे आप किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, मतलब जो भी एलिमेंट उस मतलब उस टाइम पे उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है, +2 है, वो कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना कम स्टेबल है, वो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो किसी भी एलिमेंट के हम तीन फैक्टर्स हमेशा देखते हैं। पहले उस एलिमेंट की आयनाइजेशन देखेंगे, सब्लिमेशन देखेंगे, हाइड्रेशन देखेंगे, तीनों को सम करेंगे, उसके बाद एक जो वैल्यू निकल के आएगी नेट वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। इसके बाद दूसरी बात आती है, आपको यहाँ जो भी वैल्यूज दी जाए किसी भी एलिमेंट के लिए, ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ किसी चीज को आराम से समझने के लिए, कि अगर मान लो एक एलिमेंट है, सपोज दैट दिस इज एलिमेंट A+ है, A+ को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये अपने एलिमेंटल स्टेट में चला जाएगा, और इस प्रोसेस में इसने क्या करवाया है, वीडियो पॉज करो और ध्यान से समझो और खुद सोचो इसका आंसर भी क्या होगा। ये A+ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके A बनाया, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज अंडरगोज रिडक्शन। इसके अंदर हुआ क्या, रिडक्शन। अब इसके अंदर अगर रिडक्शन हुआ और मुझे E0 की वैल्यू दे दी गई नेगेटिव, मान लो सपोज दैट -0.4 है इसकी वैल्यू, और ये भी एक एलिमेंट है दूसरा M+, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके M बनाया, ये भी रिडक्शन कर रहा है, इसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब भाई दोनों रिडक्शन कर रहे हैं, दोनों की E0 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन एक की पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव। जिस एलिमेंट के लिए E0 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, समझ लो वो रिडक्शन करना चाहता है। पॉजिटिव का मतलब हाँ है और नेगेटिव का मतलब ना है, बस ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको E0 की वैल्यूज गिवन होंगी और जितनी वैल्यूज दे रखी है वो सब रिडक्शन के लिए दे रखी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये रिडक्शन करना चाहता है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब ये मना कर रहा है लेकिन आप जबरदस्ती रिडक्शन करवा रहे हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो रिडक्शन नहीं करना चाहता, पॉजिटिव होगी तो वो रिडक्शन करना चाहता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रेंड। ट्रेंड हमने क्या पढ़ना है, ट्रेंड्स रिलेटेड टू M+2/M। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट, ये मैंने आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं और इन सारे एलिमेंट्स के पोटेंशियल भी मैंने लिख रखे हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये इन सबके पोटेंशियल है जो फिक्स है, ये मैंने अपनी तरफ से मेंशन नहीं किए हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। और यहाँ पर ये ट्रेंड दिया गया है M+2 से M का। इसका मतलब जैसे टाइटेनियम का -1.63 है, तो ये टाइटेनियम +2 से किस स्टेट में जा रहा है, टाइटेनियम वाली स्टेट में जा रहा है। अब जरा आप इस ट्रेंड को आराम से बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। जैसे ये है टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम,
तो टाइटेनियम वाले केस में देखो ये जो पोटेंशियल दिया है +2 से m का दिया, इसका मतलब टाइटेनियम +2 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये बनाएगा टाइटेनियम, ये इसके लिए प्रोसेस, और इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी है -1.63। सेम वेनेडियम, वेनेडियम +2 स्टेट में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा वेनेडियम, ये भी रिडक्शन कर रहा है। इसने जब रिडक्शन किया इसकी ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है -1.1। क्रोमियम है, ये +2 है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और फाइनली ये क्रोमियम वाली स्टेट में चला गया और इसका ई नॉट कितना आ रहा है -0.90। अब जरा इस ट्रेंड को समझो, पहले भी रिडक्शन, बाद में भी रिडक्शन और तीसरा भी रिडक्शन, ये तीनों रिडक्शन प्रोसेस है। अभी अभी मैंने आपको बताया जो एलिमेंट रिडक्शन करना चाहता है अगर पॉजिटिव है तो हाँ है वो रिडक्शन करेगा, नेगेटिव है तो ना है मतलब वो रिडक्शन नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, देखो कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम पढ़ना तो चाहते नहीं लेकिन घर वाले जबरदस्ती मार पीट के पढ़ाई देते हैं, तो ऐसे ही इनका हाल। ये रिडक्शन करना तो चाहते नहीं लेकिन आप जबरदस्ती करवा रहे हो रिडक्शन, तो चलो ठीक है नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू सबकी नेगेटिव है, करना तो नहीं चाह रहे लेकिन तब भी कर तो रहे हैं ना। तो यहाँ पर वैल्यू जरा नोटिस करो, इसकी वैल्यू -1.63, इसकी वैल्यू -1.18 और इसकी वैल्यू 0.90, तो ये क्या हो रही है धीरे धीरे नेगेटिव में वैल्यू घटती जा रही है। अब यहाँ प्लीज मैथ मत लगाना कि कम नेगेटिव है तो उसका मतलब ज्यादा है, वो मैथ तो वाला ये बना आपका लेना, जो है वैल्यूज दे। K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एसिडिक पॉजिटिव मीडियम, साइन तो पोटेंशियल हम को यहाँ से लेते हैं रिप्रेजेंट डाइक्रोमेट करता है, आयन कम या और ज्यादा यहाँ को H2SO4 रिप्रेजेंट से नहीं हमने करता, लिया H+ आयन। वैल्यूज सो जो है वही डाइक्रोमेट है, मतलब यहाँ ये पर वाली वैल्यू बेसिकली 100 से कन्वर्ट ज्यादा हो रहा है नेगेटिव है, ये क्रोमियम वैल्यू सल्फेट थोड़ी में। कम तो आप नेगेटिव है, देख ये सकते हो कि वाली यहाँ और जो कम क्रोमियम नेगेटिव है। +6 में था अगर वो देखो किस में मैंने कन्वर्ट आपको हो गया बोला है था आपका नेगेटिव +3 में। आता है सो तो वो डाइक्रोमेट रिडक्शन नहीं आयन इन द करेगा, प्रेजेंस ऑफ अब एसिडिक नेगेटिव में मीडियम, वैल्यू धीरे it धीरे will करके give you घटती जा रही है, chromium ion which is having वैल्यू +3 घटती जा रही है, तो oxidation number। इसका मतलब वो तो ये रिडक्शन यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं। अब अगर मानता जा हमने रहा इस है कि हाँ रिएक्शन को चलो ये हम बैलेंस करना रिडक्शन है कर लेंगे। तो ये बहुत अगर आसान आपकी है, आप बहुत नेगेटिव में इजीली इसको वैल्यू बैलेंस कर कम सकते होती हो। जा रही है तो कैसे इसका बैलेंस मतलब करना है, है कि वो थोड़ा थोड़ा Cr2O7 - 2 को रिडक्शन H+ में करना दे चाहता है। डाल रहे हैं तो एक बात ये समझ में आपको आई होगी आपको, Cr+3 आयन तो फॉर्म करके अगर दे रहा है। अब आपकी यहाँ नेगेटिव में क्रोमियम वैल्यू आपके कम कितने होती जा हैं, 2 रही है, और अब वहाँ पर यहाँ 1, तो यहाँ हम 3 का 2 ट्रेंड लगाते हैं। पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पॉइंट और क्या है, अब हम देखते हैं ज़रा अच्छा ऑक्सीडेशन तो सबसे नंबर पहला किस पॉइंट है, क्रोमियम का कितना सबसे है। पहले पॉइंट में हम जैसे देख रहे कि हैं फ्रॉम अगर आप टाइटेनियम रिएक्टेंट टू में देख रहे क्रोमियम, हो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रॉम एक क्रोमियम का 6 है तो 2 का टाइटेनियम कितना हो टू गया 12। क्रोमियम, उसके बाद ई यहाँ एक नॉट क्रोमियम का बिकम्स 3 है तो 2 का कितना हो गया 6। लेस अब हमने नेगेटिव, दोनों ऑक्सीडेशन नंबर्स को ई इक्वल नॉट करना है आपका और धीरे इक्वल धीरे करने के करके लिए हम लेस यहाँ ऐड नेगेटिव होता करेंगे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो तो यहाँ टाइटेनियम से अगर हम 12 क्रोमियम में ई 6 नॉट वैल्यू इलेक्ट्रॉन ऐड बिकम्स करते लेस हैं तो ये नेगेटिव। आपका ये ऑक्सीडेशन आपको नंबर क्या हो गया शो कम। करता है, इसको जहाँ आप पर भी कैसे आप इलेक्ट्रॉन समझाओगे ऐड करते हो कि वहाँ हमेशा टाइटेनियम से ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की डिक्रीज तरफ हो जाता है। वैल्यू लेस तो नेगेटिव 12 था होती जा इसीलिए रही है, मैंने इधर इसको 6 समझाने इलेक्ट्रॉन्स का ऐड किए एक और तरीका, फाइनली दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज इक्वल हो गया। अब फ्रॉम इधर ऑक्सीजन कितने हैं 7, टाइटेनियम तो टू इधर क्रोमियम, उधर ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन को टाइटेनियम से बैलेंस करने क्रोमियम के की लिए तरफ क्या बेसिकली हम होता है वाटर का यूज़ साइज करते हैं, तो इसलिए हम डिक्रीज, साइज 7H2O यहाँ घटता पर चला जा ऐड रहा कर है, देंगे। सो तो Cr2O7 आयनाइजेशन - 2 से सबलिमेशन 2Cr+3 एंथैल्पी और ऑक्सीजन 7 विल थे तो इंक्रीज। इसलिए मैंने उधर 7H2O ऐड किया। ऑक्सीडेशन तो नंबर को यहाँ बैलेंस पे करने आपको के पता लिए है इधर आपका जो 12 ई नॉट था वो ऑक्सीडेशन तीन नंबर था, चीजों वहाँ पे 6, तो डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इधर आयनाइजेशन, +6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। सब्लिमेशन और हमेशा याद हाइड्रेशन। रखो कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं ज़्यादा हो, आयनाइजेशन की वहीं वैल्यू आपने बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अगर सब्लिमेशन की किसी को वैल्यू लगातार कन्फ्यूजन हो बढ़ती तो जा रही है, याद तो यानी रखें। पॉजिटिव में और वैल्यू दूसरा आपकी हाइड्रोजन लगातार बैलेंस बढ़ती करने जा के रही लिए है। हमने इधर जैसे कर कि दिया समझो 14H+, तो ये हो गया टाइटेनियम, Cr2O7 वेनेडियम और - 2 क्रोमियम, 14H+ +6 electrons give इन 2 इन तीनों Cr+3 के लिए and आयनाइजेशन 7H2O। सब्लिमेशन भी होगा सो और दिस इज हाइड्रेशन भी योर होगा। बैलेंस्ड, मान लो इसका कम्प्लीटली आयनाइजेशन बैलेंस्ड सब्लिमेशन इक्वेशन है, जो आपको सपोज याद रखनी दैट है। जितनी भी कि आयनिक ये रिएक्शंस आती हैं आपका उसमें था एक 10 तरफ होगा आपका और डाइक्रोमेट ये है आपका जो कि -4, हमेशा इसके Cr+3 बाद में ये कन्वर्ट 12 होगा। हुआ, ये और इसके साथ -5 और कोई ये भी आयन अगर आपका आपका आता है तो जो 18 हो डाइक्रोमेट गया, है वो एक नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम -6। अब करेगा, जरा तो वैल्यूज हमेशा देखो, दूसरों को क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज। तो आपको अच्छा ये वैल्यूज रिएक्शन बहुत नेगेटिव में अच्छे आ से रही है तो याद थोड़ा रखनी बड़ा है। लिखना हर पड़ेगा हमें यहाँ पे, जितनी भी जैसे कि डाइक्रोमेट ये की 10 है, इक्वेशंस ये हैं उन 12 सब है, में ये आप ये 18 है, यूज़ अब यहाँ करोगे। पे वैल्यू और और ले आपको लो सीधा सीधा क्या करना है, जो भी -20, डाइक्रोमेट दिया हो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, और ये क्रोमियम हो आयन गया में। फॉर एग्जाम्पल लाइक -20। Cr2O7 अब - 2 10 में को से अगर हम 20 ट्रीट माइनस करवाते करोगे हैं तो आएगा Fe+2 के साथ, -10 तो अगर हम इसको और Fe+2 के 12 में साथ से एसिडिक 21 मीडियम में माइनस रखते करोगे हैं तो हमें कितना पता है आएगा, Cr2O7 - 2 दिस इज Fe+2 को क्या -9 करेगा, और ऑक्सीडाइज 18 करेगा। में से और 22 इटसेल्फ माइनस क्या होने करोगे वाला तो है, ये 22 में से 18 रिड्यूस। माइनस
अब अगर ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है और आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमेशा अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ही कन्वर्ट होगा। आपकी वैल्यू अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आयरन अभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये डाइक्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन के साथ Fe+2 में है, तो ये Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में, और डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cr+3 में। तो ये आपका Cr2O7 Cr+3 में, Fe+2 गिव्स Fe+3 आयंस, एंड फाइनली ये आप ऑक्सीजन कितना है इधर 7, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटर का। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, तो अगर आप इस आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो उसको बैलेंस करने का मेथड अलग होता है। ये मैंने आपको एक डायरेक्ट इक्वेशन बताई है जिसमें आप डायरेक्टली रिएक्शन को बहुत ईजिली बैलेंस कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करने के लिए बस इतना याद रखना है कि डाइक्रोमेट क्रोमियम आयन में जो उसके साथ है वो ऑक्सीडाइज होगा, और इस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो लगातार क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। तो वैल्यू लेस नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि आपकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन का सम लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, तो आप इस ट्रेंड में इन तीनों को बहुत आराम से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे अब आते हैं मैंगनीज पे। देखो टाइटेनियम का -1.63, वेनेडियम का -1.18, क्रोमियम का -0.92। तो अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए लेफ्ट से राइट जा रहा है, साइज घट रहा है, तो E0 की वैल्यू लगातार लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव होनी चाहिए। अब लेकिन क्रोमियम के बाद जब आप मैंगनीज पे आए तो इसकी वैल्यू तो -0.90 थी और इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ गई, ड्रास्टिक चेंज। अब हम देख रहे हैं ये -0 में था और ये -1 में आ गया, तो कम होने की बजाय मैंगनीज की वैल्यू हो गई मोर नेगेटिव। अब जरा मुझे दिमाग लगा के पॉइंट जरा दिमाग से सोचना कि क्रोमियम और मैंगनीज, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप इन दो में ही कंपेयर कर लो। चलो एक क्रोमियम है एक मैंगनीज है, दोनों का E0 दिया है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। दोनों की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रिडक्शन तो भैया इनमें से कोई भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। आ रही बात समझ में, दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब रिडक्शन को ये फॉलो नहीं करना चाहते, फिर भी हमने जबरदस्ती करवा दिया रिडक्शन। अब अगर करवा दिया तो वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, चलो ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि दोनों रिडक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी चांसेस थोड़े ज्यादा किसके हैं कि कौन रिडक्शन कर ले। नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू किसकी है, मैंगनीज की, और कम वैल्यू किसकी है, क्रोमियम की। जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव, इसका मतलब वो रिडक्शन बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगा। अब इन दोनों में से रिडक्शन को साफ साफ मना कौन कर रहा है, मैंगनीज कर रहा है। इसका इट मींस क्रोमियम की वैल्यू कम नेगेटिव और मैंगनीज की ज्यादा नेगेटिव। ये शो करता है कि मैंगनीज रिडक्शन करना नहीं चाहता एज कंपेयर टू क्रोमियम। अब मैंगनीज क्यों मना कर रहा है रिडक्शन करने से, मैंगनीज को क्या दिक्कत आ गई। देखो अगर मैंगनीज रिडक्शन कर लेता है तो Mn+2 है ये, और रिडक्शन करके ये किस में चला जाएगा, Mn में चला जाएगा। क्यों नहीं जाना चाहता, उसका रीजन देखो Mn की अगर ऑक्सीडेशन, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, Mn का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो मैंगनीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। अब मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, तो ये होगा 4s2 3d5। अब 4s2 3d5 है, और अगर मैं मैंगनीज में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो ये Mn+2 वाली स्टेट में चला जाएगा। अब अगर Mn+2 वाली स्टेट में है, तो अगर Mn+2 में है तो 4s में तो 0 हो गए और 3d में कितने हो गए, 5। अब Mn+2 केस, अगर Mn+2 वाले स्टेट में है तो यहाँ इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर Mn+2 ऑलरेडी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में है तो क्या ये Mn में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसे और स्टेबल नहीं होना। Mn+2 ऑलरेडी 3d5 में है, अगर आप उसे 2 इलेक्ट्रॉन और दोगे वो और आगे नहीं जाना चाहता, अपने आप को और उसे स्टेबल नहीं बनाना, वो जितने में है उतने में सफिशिएंट है, खुश है। तो इसीलिए Mn की वैल्यू क्रोमियम से ज्यादा नेगेटिव है, बिकॉज Mn, अब आपको जब भी क्वेश्चन आए
Why Mn+2 is having negative electrode potential? इसका सीधा सीधा जवाब आपको देना है, because when Mn is considered to be Mn+2, it is having D5 configuration which is more stable configuration. किसी भी एलिमेंट में D5 या D10 है तो वो स्टेबल है, तो इसमें कोई क्वेश्चन उठाने की तो कोई बात ही नहीं उठती. तो ये हो गई Mn की कहानी. अब Mn के बाद नीचे आ जाते हैं. अगर नीचे आएंगे आयरन, कोबाल्ट और निकेल पे. आयरन, कोबाल्ट और निकेल में वैल्यूज नेगेटिव हैं, पर उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है. देखो सबकी वैल्यूज 0 0 0 में आ रही है, तो मतलब ठीक है, रिडक्शन नहीं करना चाहते लेकिन उतने भी बगावत में नहीं है. कर ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो कर ही लेंगे. तो यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकेल का कुछ ऐसा है कि आयरन का है वैल्यू -0.44, कोबाल्ट का है -0.8 और निकेल का है 0.25. तो इनमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा, बहुत कम कम वेरिएशन आ रहा है. अब ये इतना कम वेरिएशन क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज आपको पता है जैसे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन डी सीरीज, पहले साइज घटता है, फिर साइज कांस्टेंट होता है एंड देन साइज विल इंक्रीज. तो यहाँ पर बोला जाता है ऑलमोस्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल हैविंग सेम साइज, क्योंकि इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. अब क्योंकि साइज सेम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी में ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं. तो क्योंकि आयनाइजेशन और सब्लिमेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, इसीलिए इनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा चेंजेस शो नहीं कर रही. बाकी इनका ट्रेंड वैसे ही चलेगा जैसे टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम का चल रहा था. टाइटेनियम से क्रोमियम तक गए, साइज घटा, साइज घटा, आयनाइजेशन बढ़ा, सब्लिमेशन बढ़ा, जिसकी वजह से वैल्यू क्या होती चली गई, लगातार लेस नेगेटिव होती चली गई. यहाँ भी सेम वही पैटर्न चल रहा है. एज वी मूव आयरन, कोबाल्ट टू निकेल, साइज विल डिक्रीज. मतलब वैसे तो बोला जाता है कि साइज कांस्टेंट है. भाई कांस्टेंट का मतलब ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं हम. ये नहीं है कि इसका 285 है तो इसका भी 285 ही चलेगा. ऑलमोस्ट सेम, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा. तो जैसे आप बोल रहे हो लेफ्ट से राइट साइज घटता है, तो वो तो घटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होगा. तो अगर साइज थोड़ा सा भी घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी तो बढ़ेगी कम से कम. तो साइज विल डिक्रीज, सो सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. और क्योंकि इन दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए आपकी जो E0 की वैल्यू है वो धीरे धीरे करके लेस नेगेटिव होती जा रही है. तो ये थी FeCO और Ni, फैको नी की कहानी. इसके बाद आते हैं कॉपर और जिंक पे. अब कॉपर का पोटेंशियल, ये बेहद इंपॉर्टेंट, स्कैंडियम सीरीज का सबसे जो जानदार एलिमेंट है वो कॉपर है. इसके अंदर सबको छोड़ के स्कैंडियम ही एक ऐसा है, सबकी E0 नेगेटिव है, लेकिन ये सबसे बगावत में है. ये कह रहा है तुम मत करो पर मैं तो करूंगा. तो यहाँ पर कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का पॉजिटिव. अब कॉपर का पॉजिटिव क्यों आ रहा है, कॉपर में क्या खास बात है? तो यहाँ पर कॉपर का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव क्यों है, इसका रीजन देखो. कॉपर इज हैविंग +0.34. अब प्लस, इसका आंसर पॉजिटिव में अब तक आप देख रहे हो किसी का भी पॉजिटिव में नहीं मिला आपको, कॉपर का पॉजिटिव में मिल रहा है. तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, और इसने बोला भैया मैं तो रिडक्शन करूंगा क्योंकि मेरा E0 कैसा है, पॉजिटिव. और E0 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इस पे तो क्वेश्चन अराइज नहीं किया जा सकता. हम देख रहे हैं E0 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन को बहुत बखूबी फेवर कर रहा है. अब ये रिडक्शन को फेवर कर क्यों रहा है? अगर आपको बोला जाए कि वाई E0 ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? बिकॉज आयनाइजेशन एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी इज हाई विच डू नॉट कंपनसेट हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब देखो 3 फैक्टर है, आयनाइजेशन, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन.
इन दो जगह आपको एनर्जी देनी पड़ती है और तीसरी वाली में आपको एनर्जी मिलती है। अब अगर आपको देनी तो पड़ रही है, मान लो सपोज करो कि यहाँ पर एनर्जी 500 किलो जूल की मुझे खर्च करनी पड़ रही, इतनी एनर्जी मैं दे रही हूँ और बदले में मुझे मिल कितनी रही है, 400 किलो जूल। मिल भी ज़्यादा रही है लेकिन जितनी हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा तो नहीं मिल रही, उससे तो कम ही मिल रही है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आयनाइजेशन और सब्लिमेशन का सम ज़्यादा है जिसको हाइड्रेशन कंपनसेट नहीं कर सकता। कंपनसेट का मतलब देखो समझना इसको ध्यान से, मान लो 400 किलो जूल की अभी एनर्जी है, 400 की बजाय मान लो 600 होती। अब अगर ये 600 होती, मुझे लग कितनी रही है 500 और मुझे मिल कितनी रही है 600, तो बाहर से तो मुझे कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ी। 500 की 500 उसी में यूज हो जाएगी ना, 500 लगी और 500 मिली, बल्कि मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। 100 किलो जूल मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, 500 तो नेट जो इफेक्ट था वो जीरो हो गया, जितनी लगी उतनी मिल गई, बाकी का 100 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो अगर ऐसा होता तो कंपनसेट हो जाता, लेकिन यहाँ 600 नहीं है, ये कितना है 400। अब 400 है तो कम मिल रही है ना, कम मिल रही है, लग ज्यादा रही है, इसीलिए वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो कॉपर का इसीलिए पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद बात करेंगे जिंक की। अब जिंक ने बोला कि भाई मुझे रिडक्शन नहीं करना, ये फेवर में नहीं है। जिंक का ई नॉट दिखा रहा है -0.76। अब जिंक का जो पोटेंशियल है वो -0.76 दिखा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि अगर जिंक +2 स्टेट में है तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10। और वो बोल रहा है मैं स्टेबल हूँ यार, क्यों मुझे 4s2 भी दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी स्टेबल हूँ, अब तो मुझे 2 दे दोगे मैं और स्टेबल हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं होना। अगर मान लो इस वक्त हम एक अच्छे खासे लेवल पे हैं, कुछ लोगों को होता है ऐसे कि नहीं और करना है और करना है और करना है, पर सब में तो नहीं होता ना। कुछ लोग होते हैं कि जितना है उतने में खुश हैं। अब कोई बंदा अगर 1-2 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो उसे कोई ऑफर आता है कि चलो आप 2 के बजाय अब आप 3 और कमाओगे, 1 लाख का इंक्रीमेंट हो रहा है, आप तो आप क्या कमाना चाहोगे, वो बोलेगा नहीं यार सुकून तो है लाइफ में, कम से कम 2 पे मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए 3, कमा भी रहा हूँ, स्टेबल भी हूँ और खुश भी हूँ। तो इसका मतलब वो और स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो जिंक का कुछ वैसा ही हाल है, अभी भी स्टेबल है और अगर ये 2 गेन कर ले तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, पर उसको नहीं होना, वो अब भी खुश है, तो इसीलिए इसका ई नॉट कैसा है, नेगेटिव। अब इसका ई नॉट नेगेटिव है तो आप इसमें रीजन क्या दोगे, आप इसमें रीजन दोगे बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाई, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसीलिए नेट सम कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था हमारा ट्रेंड इन M+2 to M। जितने एलिमेंट हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहे हैं, मेटेलिक स्टेट में, और सबका पोटेंशियल किसी का नेगेटिव है किसी का पॉजिटिव। अब किसी का पॉजिटिव भी क्या, पूरे में सिर्फ एक ही अकेला बंदा है कॉपर जिसका पॉजिटिव है, बाकी सबका कैसा है, नेगेटिव। तो जिसका पॉजिटिव है वो साफ साफ कह रहा है मुझे रिडक्शन करना है, और जिसका नेगेटिव है वो साफ साफ मना कर रहा है मुझे नहीं करना है। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना ही ज्यादा रिडक्शन को फॉलो नहीं करेगा, जिसका कम नेगेटिव। देखो एक बात समझना, अगर 2 एलिमेंट है, मान लो एक A है एक B है, इसका नेगेटिव वैल्यू है -1.4 और इसकी वैल्यू है 0.4, तो अब दोनों नेगेटिव है, मना तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो कौन कर सकता है रिडक्शन, B कर सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी कम नेगेटिव है। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो रिडक्शन को उतना ही कम प्रेफर करेगा, और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव होगी वो रिडक्शन को उतना ज्यादा प्रेफर कर सकता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ट्रेंड पढ़ेंगे, ट्रेंड इन M+3 to +2। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।